वक्त हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। हमारा ये टॉक शो आप यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी और टिक टॉक पर भी देख सकते हैं। रेडियो पे तो आप सुन ही रहे हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ईद की गहमा गहमी जारी है। अभी पाकिस्तान में तो भाई 3 दिन दबा के ईद मनाई जाती है, मतलब सब कुछ उसी तरह से होता है। पहले दिन से कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन ईद के तौर पे मनाते हैं तीनों दिन। जी बिल्कुल, और ऐसी है, थोड़ा गर्मी का जोर भी ज़्यादा है ओके। और टेम्परेचर जो है 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर ओह। जो है ना वो कल भी था। आज भी जो है ना वो काफ़ी मतलब ये गर्म गर्म दिन था। तो सही। उसकी वजह से थोड़ा सा है कि दोपहर के टाइम आपको जो है ना खास ऐसी एक्टिविटी जो है ना वो नजर नहीं आती। कुर्बानी के लिए लोगों को ठीक। ऑब्वियसली थोड़ा सा मसला भी होता है, क्योंकि उसके लिए जगह का, थोड़ी खुली जगह बाहर किसी जगह पे गैरेज में या लॉन में सही। कुर्बानी करनी होती है। तब गर्मी जो है उसकी वजह से ठीक। सुबह सुबह के टाइम तो लोग थोड़ा सा वो कर रहे हैं, बाकी जल्दी मैंने देखा है रात के टाइम ज्यादा कुर्बानी हो रही है। हो रही। अच्छा ठीक। अच्छा जनाब, 28 मई आज है, यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाता है। 28 साल पहले ही पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खित्ते में अमन और दिफाई तवाज़ुन की ज़मानत है। यौम तकबीर पर सदर वज़ीर ने पैगामात भी दिए हैं। दुश्मन की आज भी नज़रें पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर हैं। तो इसको महफूज तस्वुर किया जा सकता है। ज़ाहिर है एक ऐसा एटॉमिक अगर मुल्क है तो उसकी वजह से एक सिक्योरिटी तो रहती है उसकी। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पे जो है ना वो एक महफूज प्रोग्राम जो है ना वो डिज़ाइन किया है, और दुनिया के बेहतरीन प्रोग्राम है। जो IAEA जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी पाकिस्तान को मतलब सर्टिफिकेट दिया हुआ है, या वो तस्दीक करता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को 2-3 किस्म के जो है ना वो थ्रेट्स होते हैं। एक तो आपको होता है कि कोई दहशतगर्द जो है ना मतलब ये कि वो कहीं किसी अहलकार के थ्रू या किसी के थ्रू जो है ना मतलब ये कि उसको एक्सेस ना कर ले, वहां तक ना पहुंच जाए। दूसरा, और वो हमने देखा है कि मतलब दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो कुर्बानियां या जिस तरीके से पाकिस्तान नंबर आजमा है वो मतलब ये कि सारी दुनिया के सामने है। दूसरा ये वादुकात एक ऐसा मतलब ये कि वो प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट से मुंसलिक होता है, तो उसके हैक होने का डर होता है। तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर ऑफ ग्रिड है। उसको मतलब एक कंट्रोल करने के लिए एक अलग से सिस्टम, खुद कार सिस्टम जो है ना वो डिजाइन किया गया है जो उसको कंट्रोल कंट्रोल करता है। और तीसरा जो है ना मतलब एक स्पेशल जो है ना यूजली ये होता है कि जो फौज है वो कंट्रोल करती है। यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम जो है ना वो डिजाइन किया गया है, एक स्पेशल स्क्वाड है जो इसके जो है ना वो डिजाइन किया गया है। किसी को पता नहीं है कि वो कौन है, उसमें कौन कौन से हैं, कौन उसको जो है ना एक्सेस करता है, कहाँ से एक्सेस करता है। तो बाहर मतलब कि इस हवाले से देखा जाए, हाँ एक थ्रेट ऐसा है जो कि सबसे मतलब खतरनाक है, जो मुआशी थ्रेट है। कि जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो हम एक मतलब कहते हैं कि IMF का है, शिकंजा है, या आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को इस तरीके से जो है ना, तो ये एक महाज ऐसा है जिससे हमें जो है ना वो थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि कल को ऐसा जो है ना वो मामला ना आए जिसके ऊपर हमें अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ठीक। हमलों के बावजूद ईरान और अमेरिका जंगबंदी के मादे पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया है, उसकी एक वेबसाइट ने इस दावा किया है ईरान के पास अपनी मईशत को आज़ाद करने का मौका है। ईरान जितना ज़्यादा देने को तैयार होगा उतना ज़्यादा पाएगा, अमेरिकी हुकाम का बयान है। इधर ईरान ने कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जबकि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर भी फिजाई हमले किए हैं। तो क्या हमलों के दरमियान जंगबंदी और माहिदा मुमकिनात में से है? लगता है ऐसे है कि हमले भी हो रहे हैं और साथ साथ जंगबंदी के माहिदे में तोसी भी शायद हो जाए। जी जी बिल्कुल, जो है ना जो यही वेबसाइट है इसने दावा किया है कि 60 दिन की जो तोसी है उसके ऊपर मतलब ये कि वो बातचीत चल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो रजामंदी का इंतजार है। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का फोकस जो है वो बहुत तरफ है, और उनको इंटरनली भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ मामला ऐसे हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। उन्होंने इस जंग की आड़ में कुछ मामला ऐसे भी शुरू कर दिए हैं जो कि अब उनको फाइनेंशियल बेनिफिट जो है ना वो पहुंचा रहे हैं, और ये चीज जो है वो मीडिया के अंदर तवातुर के साथ रिपोर्ट हो रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ जो है ना मतलब मामला तो उस तरफ भी जो है ना वो हल्के हल्के जाने से वो चाहेंगे कि अब नजरें जो है ना वो हटाई जाए और ये जो है ना मतलब कि मामला ईरान के साथ खत्म हो। लेकिन जाहिर बात है ईरान भी जो है ना वो गिव अप नहीं करना चाहता इजीली, और ये जो हमलों का सिलसिला है ये हमने देखा है कि 2-3 दिन से थोड़ा सा जरा ज्यादा बड़ा बड़ा है। तो मुझे जो है ना वो जाती तौर पे लगता है कि हाँ मतलब ये कि ऑब्वियसली क्या बोलते हैं उसको कि मतलब मुआहिदा तो बिल्कुल इसके दरमियान मुमकिनात में से है, हो सकता है, लेकिन आपको दुश्मन को जो कि इसराइल है
میں سمجھتا ہوں وہ امریکہ کا بھی دشمن ہے اور جو ہے نا اسلامی دنیا کا تو وہ دشمن ہے ہی ہے. امریکہ کا بھی کہتے ہیں نا کہ ایسے ایسے دوست ہے تو دشمن جو ہے نا وہ صحیح. بہتر ہے کہ جو ٹھیک. پاکستان تو وہ امریکہ کا بھی فائدہ نہیں چاہتا, لیکن ابھی صحیح. شاید یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہوں. ایسے موقع اس کو فراہم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کر جس سکے. سے وہ فائدہ اٹھا کے تو وہ غلط فہمی یا جنگ کو جو ہے نا وہ دوبارہ ٹھیک. ہوا دے سکے. اور چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی شریف میڈیکل کمپلیکس میں میجر سرجری ہوئی ہے, جس کے بعد وہ گھر منتقل ہو گئی ہیں. سینئر وزیر ہے مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کے ذریعے اس کی اطلاع دی ہے. عید کے دن وزیر اعلیٰ نے اسپتال میں صوبے میں سیکیورٹی, صفائی سمیت دیگر امور کی براہ راست نگرانی کہہ رہے ہیں کہ کی ہے, انہوں نے کی ہے کہ نہیں کی, اللہ بہتر جانتا ہے. تو کون سی سرجری ہوئی یہ واضح نہیں کیا گیا. تو جیسی سرجری بتائی جا رہی ہے اس کے بعد تو ان کو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے. کس قسم کی سرجری, کو آئیڈیا ہے کہ کیا ہوا؟ لیکن آئیڈیا بھی نہیں ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ مطلب یہ کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ بہت میجر سرجری نہیں ہوئی ہوگی. لیکن ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو سینئر وزیر ہیں یا جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ عین بلا وجہ چھوٹی چیز کو بھی جو ہے ذرا بڑا کر بڑھا دیتے. چڑھا کر, کیونکہ دیکھیں میجر سرجری کے لیے میجر سمٹمز ہوتے ہیں, ہاں مطلب مطلب وہ ایسا ایک نہیں دن ہے کہ پہلے آپ ٹھیک ٹھاک تھیں, اس کے بعد سرجری کے بعد گھر بھی چلی گئیں فوراً, تو ظاہر لوگ اس حوالے سے ضرور بات کرتے ہوں گے. ہاں مطلب یہ کہ یہ مطلب ہے کہ اور آپ نے ایکسپلین بھی کرنا جو ہے نا مناسب بھی سمجھا کہ ایسے خدا نہ خاصا ایسی کون سی سرجری تھی جس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے یا لوگوں کو بتا نہیں سکتے, لوگ دعائی کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو ہے اس پر مریم نواز بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے لوگ بڑے مطمئن ہیں, اور کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ آوازیں یا کوئی میجر تنقید جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. تو ایسے موقع کے اوپر تو آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو جو ہے نا صحیح. وہ سامنے لے کر لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور اگر ٹھیک. اتنی ہی میجر جو ہے نا وہ سرجری تھی تو پھر اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ ہاں وہ تو یہ آرام ہی مینشن کرنا چاہیے تھا. آگے کہ عید کے دن بھی جو ہے نا وہ مطلب کہ کام کر ٹھیک ہے رہی بھائی ہیں, آپ نگرانی بہت کر رہی اگر ہیں. توجہ, بالکل. نگرانی دیکھیں حکومتوں کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹیم ایسی ہونی چاہیے, آپ کے پاس لوگ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کی غیر موجودگی کے اندر بھی کام مریم کریں. نواز کے دورے کرنے نہیں جاتی. یا مطلب ابھی وہ ریسنٹلی جو ہے نا بکو نہیں گئی ہوئی تھی جو ہے نا وہ آذربائیجان, جی تو کیا پیچھے سے جو ہے نا مطلب یہ کام کیا چلتا انہوں ہی نے رہا. وہاں سے جو ہے نا وہ جی بالکل. ٹھیک. چلتا ہے نا مطلب یہ سب چیزیں. تو صحیح. یہ کہ 2-3 دن اگر 4 دن ان کو آرام کرنا پڑ جاتا ہے تو ان کی ٹیم ہے, وہ ہاں کام مطلب کرے, ایک ٹھیک ہے. خبر کے بارے میں تفصیل ویسے بتانی چاہیے تھی. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, پاکستان میں ہر سال قربانی کی جانوروں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے. ماہر معاشیات فرخ سلیم صاحب نے عدد و شمار بتائے ہیں. پاکستان میں 1 کروڑ جانوروں کی قربانی کی گئی تھی 2022 میں, جو اب 65 لاکھ تک بقول ان کے پہنچی ہے. نمبر درست ہیں اور قابل چیلنج نہیں ہے, تو میجر ڈکلائن کی کیا وجہ, مہنگائی ہی وجہ بنا سکتے ہیں یا کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی؟ نہیں نہیں, مہنگائی ہی جو ہے نا وہ وجہ ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں آج تک کیا ہو رہا ہے کہ جو جو ہے نا وہ عام آدمی کی جو پاکٹ ہے وہ سکویز ہوتی جا رہی ہے. اور ایک میں نے دیکھ رہا تھا کہ مطلب تھوڑا سا اکیلے میم یا ایک مزاحیہ ویڈیو بنی ہوئی تھی کہ 2070 جو ہے نا وہ دکھایا ہوا ہے, اور جو جانوروں کی قیمتیں ہیں وہ کروڑوں کے روپے کے اندر چلی گئی ہیں. وہ آپ ویوپاریوں کے ساتھ جو ہے نا بحث کر رہے ہیں کہ نہیں جی 7 کروڑ کا جانور بہت مہنگا ہے, اور ہم ایسے آہستہ آہستہ جو پیسے جس طرف کو جا رہی ہیں, یہ تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر ایک ہٹ کیا ہوا تھا کہ جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہر سال ہی ہم ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے. جب آپ جو ہے نا مارکیٹ کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں, تو یہاں پہ بھی دیکھیں دنیا کے اندر مجھے باقی جگہوں کا نہیں پتا, لیکن سعودی عرب کے اندر بھی کیونکہ میرا بھائی وہاں پہ ہوتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ وہاں پہ پرائسز جو ہیں وہ حکومت, منڈیاں بھی ہوتی ہیں, اوپن بھی جا کے بحث ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ایسی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف دا بلو یا آؤٹ آف دا مطلب ہے کہ جا کے ایک جانور کا جو ہے نا آپ 2 لاکھ روپے, ایک بکرے کا 2 لاکھ روپے جو ہے نا وہ آپ مانگ لیں. تو یہاں پہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں. اچھا, اور ایک دفعہ ایک اور بھی اس دفعہ جو چیز نوٹ کرنے میں آئی ہے کہ اس دفعہ منڈی کا ریٹ نہیں ٹوٹا. بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ جانور بہت زیادہ تھا. ریٹ نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ جو گوشت کا ریٹ ہے 3,000 روپے کلو گوشت کا ریٹ ہے پاکستان کے اندر, تو ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارا جانور نہیں بھی بکا تو یہ عید کے بعد جو ہے نا وہ گوشت کے لیے, تو گوشت تو لوگوں کو کھانا ہے اور جو ہے نا وہ بکتا ہی ہے. تو جانور جو ہے نا وہ ہمارا ویسے بھی جو ہے نا 70-80 ہزار روپے کا تو بک ہی جانا ہے. تو ہم صحیح. کیوں اس کو جو ہے نا وہ ریٹ توڑ کے اس کو جو ہے نا سستے داموں جو ہے نا وہ ہم ٹھیک. یہاں پہ عید پہ بیچیں, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گوشت کا ریٹ کم ہوتا تھا اور جانوروں کی قیمتیں ایسی 70,000 80 لاکھ روپے تک لوگ مانگتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر عید کے جو ہے نا پہلے دن, دوسرے دن یا چاند رات کو ریٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہوتا تھا, اور ٹھیک. بڑے سستے بھی جو ہے نا آپ کو جانور لوگوں کو مل جاتے ہوتے تھے. لیکن اب وہ بھی ممکن نظر نہیں آتا. اور ویسے یہاں بھی مطلب $600 تک جو ہے وہ سمجھیں بکرے کی جو ہے پرائس رہی. اور میرے خیال یہاں پہ ایک اور ٹرینڈ بھی ہے بلال صاحب, کہ یہاں آن لائن جو قربانی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب لوگ جو ہے آن لائن قربانی کر دیتے ہیں, اور جہاں جہاں لوگ, کیونکہ یہاں
उसको संभालना, उसको बांटना, वो सिस्टम बहुत कम है इस किस्म का। तो ज़्यादातर अब आई डोंट नो कि शायद पाकिस्तान में भी इसका रुझान हो, तो इस वजह से वो फिगर्स इसमें ना आए हों। यहाँ पे भी, हाँ जी, यहाँ पे भी ऑनलाइन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे ना तो उसको इंतजामात शायद वो वगैरह इसमें शामिल ना हुई हो, वो नंबर्स शामिल ना हो। चलें, ठीक हो गया। सर जी, ये इकोनॉमिक पॉलिसी और बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने शेडो बजट पेश किया है। बरामदत $80 अरब तक बढ़ाने, दिफाई बजट में 35% इजाफा की तजावीज़ हैं। कहना आसान पर करना मुश्किल, या फिर काबिल अमल तजावीज़ पेश की गई? मुमकिन है ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं? देखिए, जो ये शैडो बजट मुख्तलिफ कुछ सियासी जमातें जो हैं वो भी देंगी, एमक्यूएम भी दे देगी और पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना बजट बना के दे देगी। तो जब वाइट पेपर जो है ना वो जारी कर दिया जाता है, बजट के बाद जारी कर दिया जाता है कि जब हुकूमत को तो पता ही नहीं है, हमसे पूछें कि बजट जो है वो कैसे बनता है। देखिए, हवाई बातें और होती हैं, प्रैक्टिकल बातें और होती हैं। जब आप वो कहते हैं ना कि जो है ना द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी जो है ना अदर साइड, जब आप बाहर से बैठ के जरा चीजों को देख रहे होते हैं तो आपके लिए मैनेज करना, सोचना, अच्छा अब देखिए जी $80 अरब तक मतलब चले, जो $32 अरब तक जो है ना वो हमारी इतनी खींच थ्रू के और ये गैस के और बिजली के मसाइल के बावजूद भी जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो गई हैं 32 पे कह लें, 35 अरब डॉलर पे जो है ना वो गई हैं। आप उसको 40 कर दें, 45 कर दें, 50 कर लें, आपने उसको सीधे जो है ना वो $80 अरब छोड़ दिया। $80 अरब पे लेकर जाने के लिए आपको कम से कम 10 साल की प्लानिंग चाहिए। उसके लिए आपको सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए और बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर जो है ना इंक्लूड होंगे। फिर ये जो पॉलिसी रेट है कि जी पॉलिसी रेट गिरा के जो है ना वो आप सिंगल फिगर के अंदर ले आए, ओवरनाइट नहीं हो सकता। फिर आप जो है ना वो सैलरी क्लास की आपने बहुत ज्यादा, हाँ ये कुछ चीजों से मैं एग्री करता हूँ कि सैलरी क्लास के ऊपर और कुछ जगह ऐसी हैं, पेट्रोलियम लेवी है, दूसरी जगह यहाँ पे हुकूमत ने इजी इनकम के लिए जो है ना बहुत ज्यादा टैक्सेशन की हुई है और जहाँ पे हुकूमत को टैक्स लगाना चाहिए, कारोबारी तबका है, फिर जो है ना वो ये है एग्रीकल्चर है और दूसरी जगह है, वहाँ पे हुकूमत जो है ना वो अवॉइड करती है। कुछ जगह ऐसी जहाँ पे हुकूमत के अपने जाती इंटरेस्ट है, कोई ऐसे लोग हैं जो खुद हुकूमतों के अंदर बैठे हुए हैं, वो टैक्स नहीं लगने देते, कुछ जगह पे माफियाज हैं वो टैक्स नहीं लगने देते। तो उस तरफ फोकस जो है ना वो होना चाहिए, बजाय कि इजी इनकम जिसकी जेब में हाथ डाल जो है ना वो जा सकता है, डाला जा सकता है, वहाँ से हुकूमत कहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो निकाल लो। चलिए कॉल्स ले लेंगे। स्टूडेंट्स में राब्ते के नंबर 4165930003। फर्स्ट कॉलर हैं 7997 जी, सिर्फ ऑनर बात कीजिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बस मैं बहुत ठीक हूँ। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक आपको भी। और कुछ गैर हाजिरी है आपकी? जी ठीक है। अभी मेरा सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ट्रम्प साहब अब वाकई अगर इन्होंने कर दिया, आजमा हरमस पे किसी का राइट नहीं है और इस पे पाकिस्तान का मौकफ तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया। ये हमारे हजरात जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हो भाई बताए पाकिस्तान को, पाकिस्तान का मौकफ क्या है? क्या पाकिस्तान चाहता है कि आबना हरमुज पे ईरान का कंट्रोल और ओमान का कंट्रोल हो या नहीं चाहता? क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो साफ कहा किसी का कंट्रोल नहीं, और किसी का कंट्रोल होना नहीं चाहिए। अगर ये हमने कंट्रोल दे दिया, इस जंग से पहले किसका कंट्रोल था? किसी का नहीं था। ईरान का था ना तकरीबन? नहीं था। अच्छा, नहीं था। ठीक है। क्या ईरान तो फिर अगर नहीं था तब भी फिर सही है, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा पहले, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर है। और दूसरी बात एक और समझ जाए, जी हम ईरान की फेवर करें, हम उनके गलों में हार डालें, उनको जो कुछ करें, आपको पता है अगर ये आर्मा हरमस पे चुंगी देनी पड़ जाती है तो हमारा गरीब ही पिसेगा और ये हमारे लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं ये इससे भी पैसे बना लेंगे। समझ रहे हैं ना बात? ये है। और दूसरे आप जो ये 80 अरब की बात कर रहे हैं, इनसे सवाल कोई क्यों नहीं? ये जर्नलिस्ट जो है, बिलाल साहब भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट है और मुझे समझ आता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे पे आप सवाल ही नहीं कर सकते हैं, वहाँ का माहौल ही ऐसा है। सही। ये इनसे कोई पूछे कि 80 अरब का बजट आपने बनाया कैसे है और वहाँ पैसे कहाँ से लाओगे? चलिए ये समझाओ। ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चौधरी अकरम साहब आप ऑन है सर, 5794 आप ऑन है सर, बात कीजिए। 5794। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। भट्टी साहब, ये देखे ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है, ये बस लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, हमले भी हो रही हैं और बस बीच में दोनों थके हुए भी हैं, मामला तो सेटल भी करना चाहते हैं। तो ये ऊँट किस तरफ चलेगा अभी वाकई कोई पता नहीं चल रहा। अमेरिका तो फिर भी कुछ न कुछ अपनी तरफ से कि भाई ईरान ने ये तजावीज़ दी हैं, लेकिन ईरान और इस्लामी ममालिक और
पाकिस्तान वाकई ये नहीं बता रहे कि यार क्या है, को बताने में क्या मामलात है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं आप भी कुछ बताएं उसमें, इसमें डरने वाली क्या बात है, ताकि को पता तो चले ना। यानी ईरान सेफ साइड है, गवर्नमेंट हो या दूसरे तरफ हो, वो कुछ नहीं बताते, वो जो तबसरे करते हैं कि हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। तो इसलिए इनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी लानी चाहिए कि भाई वाकई ये क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है इसमें एक थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात भट्टी साहब, पाकिस्तान में टैक्स देना कोई पसंद करता ही नहीं। मैं आज एक छोटी सी तहकीक कर रहा था, पाकिस्तान में पानी सप्लाई जो सरकारी तौर पर 24 घंटे लोग जितना मर्जी इस्तेमाल करें, मैं गोजरन वाला की बात कर रहा हूँ, बिलाल साहब इसे तहकीक कर ले, 240 रुपए माहाना प्लस 60 रुपए सीवरेज, 300 रुपए बिल बनता है। वो लोग देना पसंद नहीं करते जो यहाँ का $1.5 बनता है, और हम यहाँ कितना देते हैं, $80, जो 16,000 रुपए पाकिस्तानी बनता है। अभी मैं मकानों की बात नहीं कर रहा, टैक्स की। सर उधर लोग टैक्स देना पसंद ही नहीं करते। फिर इसमें कोई शक नहीं है, हमको गवर्नमेंट की हिमायत नहीं कर रही है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो उसी तरफ ही चल पड़ती है। अब हम यहाँ 1 लाख 1.25 लाख पाकिस्तानी, हम क्या लोग हम टैक्स नहीं दे रहे पाकिस्तानी सही। और मैं 25 साल से फॉर एग्जाम्पल मकान ले रहा हूँ और लिखा हुआ है, और हम टैक्स देते हैं जो पाकिस्तानी 1.25 लाख रुपया बनता है। तो उधर किसी एक मकान जो 5 मरले 10 मरले या जो भी हो, सर 1,000 रुपया या 2,000 रुपया टैक्स उसे सालाना लग जाए तो उनकी जान निकल जाती है। ठीक है, ये बात भट्टी साहब, हम टैक्स बाकी उनकी लल्ले तलल्ले या खर्चियां जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं सबकी क्रॉस दी बोर्ड बात कर रहा हूँ, वो कौम कुछ देना ही नहीं चाहती। फिर ऊपर से फौज का भी बीच में आ जाता है, तो मामला बड़े दूर निकल जाते हैं। ठीक सर। अब रह गई बात भट्टी साहब, चले मरियम नवाज की बात आई, मरियम नवाज का जो उसमें फॉर एग्जाम्पल इलाज हो रहा है या ऑपरेशन उन्होंने उधर ही करवाया है, तो अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। बाकी चलो ये बात भी तय हो गई कि अब वो उमरा जो ये बात करते थे कि वो बाहर ही पसंद करते हैं, वो बाहर ही जाके इलाज कराएंगे, उधर उन्होंने कराया, ये अच्छी बात है, दूसरों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक सर, चले, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी बात सुनते हैं दूसरों की। शुजा भाई आप ऑन है सर, 5666 आप ऑन है, बात कीजिए। 5666 शुजा साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम भट्टी साहब, जल्दी से करेंगे बात। देखिए बात यह है कि अगर हम आज अपनी ताकत बने हैं तो हम इसे भी एक क्षण बक्स में डाल दे के इकोनॉमी ऐसी फला है। देखिए अगर किसी को ये बोल्ड डिसीजन का मतलब डिटेल पढ़नी है, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ने के बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो डिटेल्ड एनालिसिस कर दी है ना इसके, आप वो जाके पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि किन सर्कमस्टेंसेस में और किस प्रेशर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये डिसीजन किया था कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दी। कि हम जब कमजोर थे हमें 2 लाख कर दिया गया था, सही। आज हम ये जरूरत थी हमारी कि हम खाएं भी कुछ ना, लेकिन एटम बम होना चाहिए था। अब आगे मरियम नवाज शरीफ साहब आ गई शरीफ सिटी, देखें आपको जानने की जरूरत क्या है कौन सा ऑपरेशन करने गई थी, इसमें काफी नहीं है खबर कि वो शरीफ सिटी में एडमिट हुई है। सब्जी तो उसका मेडिकल कॉन्फिडेंशियल इशू है ना कि क्या करने गई थी, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो गई थी और उसने अपने लोकल हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाया। चल ठीक सर, थैंक यू जी। चले अल्लाह हाफिज़। चलिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, क्योंकि अज़ान के बाद करीब है। 1861 आप बात करना चाहेंगे? 1861 जी, मैं खैर सुन रहे हैं तो उनको दोबारा होल्ड करा दें। और हैदर अली साहब आप बात करना चाहेंगे? हैदर अली साहब, ये आप भी सुन रहे हैं? मैं हैदर अली साहब भी सुन रहे हैं। तो चलिए स्टूडियोज़ में रब्ते के नंबर है 4165930003। अज़ान मगरिब का वक्त करीब आ गया है, तो अज़ान मगरिब उसके बाद प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। FM 101.3 स्टूडियोज़ में रब्ते के नंबर 4165930003। टोरंटो और इसके गिरदोनवाह में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम-उल-औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. बिलाल साहब, वो आप बिल के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा वो बात करके क्लोज कर लीजिए, फिर हम इजाज़त चाहेंगे. जी देखें, जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना, देखें एक होते हैं टैक्सेस और एक होते हैं सर्विस चार्जेस. तो जो वो बात कर रहे हैं, ये जो सीवरेज वगैरह के और सफाई वगैरह की होती है, सर्विस चार्जेस होते हैं. और ये तो देखें मस्त होते हैं, ये हुकूमत को पूछ के नहीं लेती होती है, कि लोग मर्जी नहीं होती. फिर उन्होंने कहा कि जो घरों के ऊपर जो है ना वो टैक्स है, तो यहाँ पे ठीक है, तो पहले नहीं था, बड़ा अरसा नहीं रहा, और ये हुकूमत की मतलब नेग्लिजेंस थी कि उन्होंने घरों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया हुआ था. लेकिन अब हर घर के ऊपर जो है ना वो टैक्स है, चाहे वो थोड़ा है ज्यादा है, कि डिबेटेबल है जितना होना चाहिए. हाँ, लग्जरी के मुताबिक, घर की प्राइसेस के मुताबिक, जो एक सरकारी डीसी रेट है उसके मुताबिक हुकूमत टैक्स करती है, और पूरे पाकिस्तान के ऊपर वो टैक्स जो है ना वो लागू है. लोग वो भी जो है ना वो टैक्स देते हैं. ये कहना है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो टैक्स देना नहीं चाहती, इनडायरेक्टली जो है वो लोग बेशुमार जो है ना वो टैक्सेस दे रहे हैं, जिसकी मतलब अगर आप काउंटिंग शुरू करें तो वो भी आप कर नहीं सकते. लास्टिंग जो हमारे भाई बात कर रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल के हवाले से, तो ठीक है कि मतलब उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल जो है ना वो नहीं था, लेकिन बाहर ईरान ने तो पाबंदी भी उसके ऊपर जो है नहीं लगाई हुई थी. तो लेकिन क्योंकि ओमान और ईरान दोनों का जो है वो साहिल, उसको जो है ना वो लगता है खुले वाटर तो नहीं है कि जो है ना कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. जो कर सकता है उसने कर लिया. और सर, थैंक यू वेरी मच. बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया. आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होती. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. और सामने के नाम आपकी